नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर सप्ताह आपके लिए एक कहानी या एक कविता लाती हूँ। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हिंदी साहित्य की बेहतरीन लेखिका श्रीमती मनु भंडारी की एक उम्दा कहानी चश्मे के साथ प्रस्तुत हूं। तो सुनते हैं, आइए कहानी चश्मे। बरामदे के दरवाजे के आखिरी ताले को झटका देकर जब मिसेस वर्मा आश्वस्त हुई तो भीतर ड्राइंग रूम की घड़ी ने 11:30 बजे का 1 घंटा बजाया। बीच में रखी हुई ड्रेसिंग टेबल से उन्होंने दूध का गिलास उठाया तो काली सी परछाई शीशे में उस समय तक दिखाई देती रही जब तक वे बरामदे की आखिरी सीढ़ी उतरी। लॉन की नमी को उन्होंने चप्पलों के पार भी महसूस किया। कैसी शांति थी। वर्गाकार लॉन के चारों तरफ की क्यारियों की फूल और मेहंदी की लाइनें चांदनी में पड़ती अपनी परछाइयों के साथ ऐसी लगती थी जैसे किसी ने हरे कैनवस पर चोखटा जड़ दिया हो। मसहरी लगी बीच में पास पास पड़ी दोनों चारपाइयों तक पहुंचते हुए मिसेस वर्मा को ऐसा लगा जैसे वे गहरे हरे पानी के बीच में बने संगमरमर के 2 द्वीपों तक जा रही हो। मिस्टर वर्मा टेबल लैंप लगाए अपनी फाइलों में उलझे थे। काली काली मोटी कमानियों वाला उनका चश्मा उसके चेहरे को साधारणतः पूरी तरह ढके हुए था। इतना बड़ा चश्मा मिसेस वर्मा को कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मिस्टर वर्मा का तर्क था कि आंखें बहुत कमजोर हैं और ज्यादा पावर के मोटे मोटे कांचों को पतली कमानियां संभाल नहीं सकती। प्लेट में रखे हुए गिलास को टेबल लैंप की बगल में रखते हुए मिसेस वर्मा ने झुंझलाकर कहा, इतनी अच्छी चांदनी छिटकी है और आज भी तुम इन फाइलों से ही मगज पच्ची करते रहोगे। बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए मिस्टर वर्मा ने व्यस्त सी हूं की और अपनी फाइलों में उलझे रहे। फिर सहसा चौंक कर बोले, बस जरा एक पेज रह गया है, उसके बाद अभी रखता हूं। तुम्हारा पेज अभी तक कभी खत्म हुआ है जो अब होगा? मिसेस वर्मा ने खट टेबल लैंप का स्विच बंद कर दिया। पहले तो मिस्टर वर्मा कुछ भी ना देख पाए, लेकिन फिर मसारी के चंदोवों के नीचे बच्चों के बगल में बैठी शरारत के साथ मुस्कुराती हुई मिसेस वर्मा का चेहरा उनकी आंखों के आगे स्पष्ट हो गया। गोदी में दोनों हाथ रखे चारपाई की पार्टी पर बैठी हुई मिसेस वर्मा दोनों पांव हिला रही थी, मानो कह रही हो, पढ़ो, अब कैसे पढ़ते हो? मिस्टर वर्मा ने रुपहले अबीर से छाए आसमान को देखते हुए पूछा, आखिर आज बात क्या है? मिसेस वर्मा एकदम बोली, सुनो, सुबह स्टेट्समैन में जो खबर पड़ी थी दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही। अंगुलियों से माथा टटोलते हुए मिस्टर वर्मा ने अलसाते स्वर में पूछा, कौन सी खबर? मुझे तो याद नहीं है। अरे लो, सुबह इतनी बातें हुई थी। वही फांसी पाए हुए कैदी से एक लड़की ने शादी कर ली है। मैं दिन भर सोचती रही आखिर उसने क्या सोचकर उससे शादी की। उसके मन में यह बात नहीं आई कि 15 दिन बाद ही उसे जिंदगी भर को वैधव्य का कलंक लग जाएगा। सारा आलस्य छोड़कर मिस्टर वर्मा एक झटके के साथ उठ बैठे। बेवकूफी के सिवा और इसमें है क्या? तुम्हारे दिमाग को भी अधकचरी भावुकता की बातें ही अपील करती हैं। हाथ बढ़ाकर उन्होंने फिर स्विच ऑन कर दिया और खुली पड़ी हुई फाइल की ओर मुड़े। अप्रभावित मिसेस वर्मा अपने प्रभाव में कहती रही, अधकचरी भावुकता? मैं भी तो यही सोचती रही दिन भर कि आखिर कैसी यह भावुकता है जिसके बहाव में पूरी जिंदगी को यूं दांव पर लगा दिया जाए। अच्छा देखो, मैंने इसी पर दोपहरी में एक कहानी लिखी। सारी स्थिति को ऐसे ढंग से रखने की कोशिश की कि तुम भी मान जाओगे।
और उन्हें झुककर झट तकिए के नीचे रखे मुड़े हुए कागजों को बाहर निकाल लिया। बोली, इस कहानी का हीरो आतंकवादी क्रांतिकारी है। लेकिन जब मिसेस वर्मा ने देखा कि मिस्टर वर्मा फिर अपनी फाइलों में डूबने लगे हैं तो उनका मन झुंझलाहट से भर गया। कहा, तुम मुझे 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हो? आखिर कितनी जरूरी है ये फाइलें? मिसेस वर्मा उठी और मिस्टर वर्मा के पीछे जाकर शरारती बच्चों की तरह उनका मोटे शीशों वाला चश्मा उतार लिया, जिसके बिना वर्मा साहब काफी असहाय हो जाते हैं। अरे, यह क्या कर रही हो? अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही पड़ेगी। तुम चाहे इस घटना को महज बेवकूफी कहो, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मेरी कहानी सुनने के बाद निश्चय ही तुम अपनी राय बदल दोगे। वर्मा साहब को लगा जैसे एकाएक उनका जी मिचला रहा है। बड़ी बेचैनी के साथ बोले, आज दूध कैसा था? जी जाने कैसा कैसा हो रहा है। दूध में तो कुछ भी नहीं था, मैंने भी अभी अभी पिया है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। कहानी सुनाने को अधीर मिसेस वर्मा बोली और कहानी लेकर बैठ गई। बिना चश्मे के मिस्टर वर्मा ने अपनी अंगुलियों से अपनी आंखें बंद कर ली और अधलेटी मुद्रा में वे कहानी सुनने लगे। उन्होंने आंखें खोली तो देखा चांदनी की चमक बहुत धुंधली पड़ गई है। उन्हें लगा जिसे धुंध की एक परत सारे वातावरण में छा गई है और आसपास का सभी कुछ बड़ा धुंधला, बड़ा अस्पष्ट हो गया है। हाथों में कागज लिए सामने बैठी मिसेस वर्मा की धुंधली आकृति और भी धुंधली होती गई और एकदम गायब ही हो गई। मिसेस वर्मा की हल्की झुर्रियों वाले सांवले चेहरे की जगह एक कमनीय, कमसिन सा गोरा चिट्टा चेहरा उभर आया, फूल सा खिला हुआ। हाँ कहो, गीत पसंद आया? पुस्तक बंद करते हुए शैल ने पूछा। धत तेरे की, ऐसी चांदनी रात में ऐसा नीरस गीत? निर्मल ने चिढ़ाते हुए कहा। जाओ, आगे से तुम्हें कभी गीत नहीं सुनाएंगे। तो क्या किसने कहा था तुम्हें गीत सुनाने को? शैल का फूला हुआ मुंह एकाएक कुछ याद आ जाने से खिल पड़ा। गुस्सा भूलकर चोटी को उंगलियों से लपेटते हुए एक नटखट बच्चे की तरह वह बोली, एक खबर सुनाऊं तुम्हें? देखें तुम कहां तक गेस कर सकते हो। मुझे क्या मालूम तुम क्या सुनाओगी? मैं कोई ज्योतिषी हूं? बस हार गई अभी से। और वह खिलखिला पड़ी। अरे कुछ तो अंदाज भिड़ाओ, दिमाग लगाओ कि शुरू में ही हाथ पर पटक दिए। सुनाना हो तो सुनाओ, नहीं तो अपने पेट में रखो, हमें नहीं सुननी तुम्हारी बात। कैसे नहीं सुननी है मिस्टर निर्मल वर्मा? ठुनकते हुए शैल बोली, सुनना ही पड़ेगा। फिर कोई बात हमारे अकेले की तो है नहीं, तुम्हारी भी तो है। अच्छा बताएं। पापा ने अगले साल गर्मियों में शादी तय की है, 23 मई। उसके गालों में गुलाब खिलाए। अरे तुम्हारा ध्यान कहां है? मिसेस वर्मा ने शून्य में खोए मिस्टर वर्मा की तरफ देखकर कहा। स्वर जैसे कहीं दूर घाटियों से टकरा कर आया। देखो ध्यान से सुनना, इसकी एक एक बात मार्क करने लायक है। हाँ तुम पढ़ो, मैं सुन रहा हूं, खोए से स्वर में मिस्टर वर्मा बोले। मिसेस वर्मा ने अपनी कहानी के टूटे हुए सूत्र को जोड़ते हुए कहानी को पढ़ना आरंभ किया। मैंने कितनी बार कहा, लीला तुम यहां ना आया करो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मुझ में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो तुम यूं सुध बुध भूल कर अपने को वारे बैठी हो। जिसका हर पल खतरे से भरा हो, उस व्यक्ति के जीवन से तुम्हें क्या मिलेगा? हम लोगों की जिंदगी का क्या ठीक है? आज पुलिस ने धर लिया, कल फांसी, कदम कदम पर खतरा। कैसी बातें करते हो तुम? यदि बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हो तो मैं क्यों नहीं झेल सकती? मुझे इतना पराया समझते हो? देखो लीला, मैं बड़े से बड़ा खतरा उठा सकता हूं, पर नहीं चाहता कि दुख की एक हल्की सी लौ भी तुम्हारे तन मन को झुलसाए। तुम्हारा छोटा सा दुख भी शायद मुझे बर्दाश्त ना होगा,
इसी से कहता हूं तुम मत यहां आया करो, मत आया करो। मिस्टर वर्मा को लगा जैसे मिसेस वर्मा के शब्द निस्तब्ध शून्य वातावरण में खोते चले जा रहे हैं। जाने कहां से आती हुई ध्वनियां उसके कानों में टकराने लगी। तुम यहां मत आया करो शैल, जानती हो मुझे चिकन पॉक्स है, कहीं तुम्हें भी हो गया तो? दुत, पागल कहीं के, और हो जाए तो हो जाए, इस डर से क्या मैं तुम्हारे पास आना छोड़ दूं? मेरा वश चलता तो तुम्हें मैं अपने घर ले जाकर रखती, पर छोटी मम्मी छूत-छात मानती है, इसी से कहने की हिम्मत नहीं होती। छूत-छात की बीमारी है तो परहेज तो रखना ही चाहिए। अच्छा उठो, मेरे बिस्तर पर मत बैठो, मैं तो यहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारी जगह हूं और तुम मुझसे ऐसा परहेज करो तो तुमसे बात भी ना करूं। और वे बड़े प्यार से बालों में उंगलियां डालकर सहलाने लगी। निर्मल के बदन की जलन पर मानो किसी ने ठंडी चीज का लेप कर दिया हो। 1 घंटा बिताकर वह गई तो आधी बीमारी अपने साथ लेती गई। दूसरे दिन ढेर सारे फल और फूलों के साथ वह आई और बोली, तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति का पत्र आ गया है, पर वे चाहते हैं कि तुम अच्छे होते ही 1 साल की ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। बोलो जाओगे? उसका उत्तर सुनने के लिए शैल की आंखें निर्मल के चेहरे पर टिक गई और अनार छीलते हुए हाथ जहां के तहां रुक गए। अपने नेत्रों से शैल के गालों को दुलारते हुए निर्मल ने कहा, मन नहीं होता तुमसे दूर जाने को। यहां हूं तो रोज मिल तो लेते हैं, और तुम्हें कैसे बताऊं शैल, यह मुलाकात मेरे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है, जिसके बिना अब मैं शायद रह ना सकूं। अनार के लाल दानों को अपनी गुलाबी उंगलियों से निर्मल के मुंह में डालते हुए शैल ने पूछा, तब पिताजी को क्या लिखोगे? अनार की प्लेट को अपनी ओर सरकाते हुए निर्मल ने कहा, लाओ मैं खुद खा लूंगा। और वह बैठने का प्रयास करने लगा। क्यों, मेरे हाथ से क्या अनार की मिठास चली जाती है? और प्लेट उसने वापस खींच ली। पगली। निर्मल फिर लेट गया और बड़े भावपूर्ण नेत्रों से घूमते पंखे को निहारते हुए बोला, पिताजी के सामने कुछ बहाना तो बनाना ही होगा शैल, पर मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मन ही मन निहाल होते हुए शैल ने बड़ी अदा से आंखें नचाते हुए कहा, हाय राम, इतने बड़े होकर झूठ बोलोगे? और अपनी ही बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बच्चों के चीख पड़ने से मिस्टर वर्मा के कानों में पड़ती हुई खिलखिलाहट की ध्वनि जाने कहां खो गई। खींचकर बोले, अरे पहले उसे तो चुप कराओ। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत ही सुंदर स्वप्न में देख रहे थे जो इस बच्चे के रोने से बिखर गया। मिसेस वर्मा उठी, बच्चों को थपका कर सुलाते हुए बोली, यह नींद में जाने क्या क्या दिखता है, हर रोज 1-2 बार इसी तरह चीख पड़ता है। बच्चे को चुप कराकर मिसेस वर्मा ने कागज उठाया और फिर कहानी पढ़ने बैठ गई। पर आंखें मुदे वर्मा साहब अपने में ही लीन उस बिखरे सपने के टूटे हुए सूत्र को खोज रहे थे। लेकिन बच्चे के रोने में खिलखिलाता हुआ चेहरा खो गया, सो खो ही गया। लाख प्रयत्न करने पर भी वह फिर नहीं उभरा। उसकी जगह एक कुमलाया हुआ चेहरा उनकी आंखों के आगे घूम गया। यह क्या शैल, तुम्हें तो बुखार लग रहा है। शैल के गाल को छूते हुए निर्मल ने कहा, जाने क्यों शाम को रोज ऐसा ही लगता है, बड़ी थकान भी लगती है, पर कभी टेम्परेचर लिया नहीं। कितने दिनों से ऐसा रहता है? करीब महीना भर होने आया। बड़ी मूर्ख हो तुम। और ड्रेसिंग टेबल की दराज में से थर्मामीटर निकालकर उसने शैल के मुंह में लगाया। इसके बाद डॉक्टर, दवाई, अस्पताल, एक्सरे। मम्मी निर्मल को समझा रही है। मैं कहूंगी तो शैल और ये दोनों ही सोचेंगे कि मैं सौतेली मां हूं, सो ऐसा कह रही हूं। इसलिए तुम उन्हें समझाकर शैल को सैनिटोरियम में भेजने की व्यवस्था करवा दो। पर मम्मी, अभी डॉक्टर ने निश्चय राय तो दी नहीं कि टीबी ही है। अभी तो उन लोगों को संदेह मात्र है। इस स्थिति में यदि सैनिटोरियम में भेजा जाएगा तो जरा सोचो उसके मन पर कितना खराब असर पड़ेगा।
पर मम्मी के आगे किसी की नहीं चलती। सैनिटोरियम के लंबे अहाते को पार कर निर्मल पीछे वाले लॉन में पहुंचा। आराम कुर्सी पर बैठी शैल की पीली निस्तेज आंखों में चमक आ गई। तुम्हें रोज इतनी दूर आने में तकलीफ होती होगी ना? नहीं तो, जरा भी नहीं। हाँ, तब भी आया करना। सच कहती हूं, मैं सारा दिन इसी आसरे काटती हूं कि शाम को तुम आओगे। आ जाते हो तो बड़ा हल्का हल्का लगने लगता है, मानो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। शैल के बालों में अंगुलियां चलाते हुए निर्मल ने कहा, तुम सोचती हो कि मिलने की उत्सुकता केवल तुम्ही में है? जब से तुम यहां आई हो किसी काम में मन नहीं लगता। शाम हुई न हुई मैं दौड़ पड़ता हूं। फिर शैल की लंबी पतली उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए निर्मल ने कहा, जाने क्यों मेरा मन हर घड़ी कहता है कि तुम्हें टीबी नहीं हो सकती। वे सब तो तुम्हारे जीवन में है नहीं। तुम अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, साफ सुथरी खुली जगह में रहती हो, और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन की हर घड़ी को सरस बनाए रहता है। फिर वह अपने ही आप निश्चयात्मक स्वर में बोल पड़ा, नहीं नहीं, यह डॉक्टरों का भ्रम मात्र है। तुम्हें टीबी नहीं हो सकती। असंभव, एकदम असंभव। हो सकने का सवाल नहीं निर्मल, शायद है ही। मेरी मम्मी टीबी से ही तो मरी थी। हो सकता है शायद यही कारण हो। कुछ सोचते हुए निर्मल ने कहा, अच्छा? उसके स्वर में उतार आ गया। बालों में से उंगलियां एकाएक ही शिथिल हो गई। तब तो इसका मतलब है कि तुम्हारे बच्चों को भी टीबी होगी। बालों में से उंगलियां निकालते हुए उसने कहा। शैल खिलखिलाकर हंस पड़ी, मेरी ही बच्चे क्यों, क्या तुम्हारे नहीं होंगे? अरे कहो अपने बच्चे। निर्मल ने देखा उसके चेहरे पर मातृत्व उमड़ आया और आंखें लाज से झुक गई। पर जाने क्यों निर्मल इस बात पर न हंस पाया और न हमेशा की तरह शैल के इस रूप पर बिखर बिखर जाने को उसका मन हुआ। आंखों में आए लाज के इस भाव से अपने सारे चेहरे को गुलाबी रंग से रंगते हुए शैल ने कहा, देखो आज डॉक्टर आए थे। मैंने उनसे कह दिया कि 23 मई तक मुझे अच्छा ही कर दीजिए, चाहे मुझे टीबी हो या टीबी का बाप, मुझे तब तक अच्छा होना ही है। पूछने लगे, क्या बात है भाई 23 मई को? अच्छा बताओ तो, भला मैं अपने मुंह से अपनी शादी की बात कैसे कहती? पर देखो, तुम जाकर कह देना कि हमारी शादी है, समझे? कह दोगे ना? पर निर्मल का मन जाने कहां खोया था। धीरे से वह कुर्सी के हत्थे से उठा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। निर्मल की उदासीनता की ओर बिना ध्यान दिए शैल अपनी धुन में कहती गई, देखो यहां सारे दिन पड़े पड़े मन नहीं लगता, सो मैंने एक साड़ी काटना ही शुरू कर दिया। और हम लोग जब घूमने जाएंगे तो तुम देखना, मैं रोज एक से एक बढ़िया साड़ी पहनकर चला करूंगी। लोग बाग कहेंगे, वाह साहब क्या ठाट है तुम्हारी बीवी के। और उसका मन 6 महीने की अवधि लांघकर एक क्षण में ही उस जगह जहां पहुंचा जहां के सुनहरे सपने बुनते बुनते ही शैल के रात दिन बीता करते थे। पर जाने क्या था कि निर्मल ना शैल की इन बातों में ही अपना मन रमा पा रहा था और ना ही अपनी ओर से कोई हल्की फुल्की बात ही कर पा रहा था, जिससे शैल का कष्ट कुछ घटे ही। अवसाद के काले मेघ उसके मन पर धीरे धीरे घने होते जा रहे थे। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि वह कौन सी मजबूरी है, कैसी बेबसी है और उसे खुलकर हंसने नहीं देती। विचित्र विचित्र शंकाएं उसके मन में उमड़ घुमड़ रही थी और उसके नीचे दबा भाव शून्य नजरों से वह दूर कहीं देख रहा था, मानो उसे शैल की उपस्थिति का एहसास ही ना हो। मिस्टर वर्मा की भाव शून्य नजरें दूर से ही किसी अदृश्य हृदय में उलझी देखकर मिसेस वर्मा एक क्षण को रुकी, पर उनका मौन भी मिस्टर वर्मा के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित ना कर सका। मिसेस वर्मा अपनी कहानी की इस उपेक्षा पर बुरी तरह खींच पड़ी और अपने पैर से उनके पैर को झंझोरते हुए बोली, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहानी सुन भी रहे हो या मैं यूं ही बक रही हूं?
हैं? अपने फैले बिखरे मन को समेटने का असफल सा प्रयास करते हुए मिस्टर वर्मा ने मिसेस वर्मा की ओर देखा। उसके हाथ में कहानी के पन्ने देखकर उनकी चेतना लौटी तो सफाई देते हुए बोले, कहानी ही तो सुन रहा हूं। रात के सन्नाटे में तुम्हारी इस कहानी से मन जाने क्यों भारी भारी हो गया। मिस्टर वर्मा के इस वाक्य को अपनी कहानी की सफलता मानकर परम तृप्ति के साथ मिसेस वर्मा ने पढ़ना आरंभ किया। लीला भारी कदमों और उससे भी भारी मन लिए जेल में अपने पति से मिलने जा रही है। उसका रोम रोम जानता है कि पति से जेल में मुलाकात करने का यह अंतिम दिन है। वे चाहती है कि वह हंसकर अपने पति को विदा दे, पर लाख प्रयत्न करने पर भी मन का दुख आंखों में फूटा फूटा पड़ता है और उसके कदम और अधिक भारी और अधिक शीतल हो जाते हैं। फिर भी एक अलौकिक संतोष और तृप्ति की भावना उसके मन में है कि मरने से पहले वह अपने पति को अपना सब कुछ दे सके। अपने को लुटाकर उसने उसे सुखी बनाया, धनी बनाया। जेल का फाटक आ गया। एक क्षण वे ठिठकी। सैनिटोरियम के फाटक पर निर्मल के कदम रुक गए। जिन कदमों को अपनी सारी शक्ति लगाकर वे यहां तक खींच लाया, उन्होंने जैसे अब जवाब दे दिया। निर्मल जानता है कि फाटक में घुसकर लंबे अहाते को पार करते हुए वे शैल के कमरे के सामने जा पहुंचेगा। शैल, जिससे मिलने के लिए कभी उसके क्षण युग युग जैसे लंबे हो जाया करते थे, वही शैल आज उसके इतनी समीप है, फिर भी उसके मन में मिलने की कोई उत्सुकता नहीं, आतुरता नहीं। वह हृदय से शैल के पास जाना चाहता है, पर न जाने कौन है जो उसे निरंतर पीछे की ओर घसीट रहा है। इस कश्मकश में वह नहीं जानता वह क्या करे। एक ठंडी निश्वास उसके सीने से निकल जाती है और शैल का नाचता हुआ जर्द कुम्हलाया चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है, जिसमें ना कोई सौंदर्य है, ना कोई आकर्षण और ना इनकी संभावना ही। फिर भी वह अहाते की ओर बढ़ता है। सैनिटोरियम के भवन की छत पर लगे क्रॉस में उसकी दृष्टि उलझ जाती है। वह वहां से नजरें हटा लेता है। न जाने क्यों उसे ईसाइयों का यह पवित्र क्रॉस बड़ा ही मनहूस सा दिखाई देता है। इसी क्रॉस पर तो कुछ निर्दयी लोगों ने निर्दोष ईसा को टांग कर उसके प्राण लिए थे। वह नीचे अपनी परछाई को देखते हुए आगे बढ़ता है। शैल के कमरे की निकटता उसकी चाल को और अधिक शीतल कर देती है। आज पूरे 15 दिन बाद वे शैल के पास आया है। उसे कुछ न कुछ सफाई देनी होगी, पर उसके रीते मन में कोई बात नहीं सूझती। वह दरवाजे पर पहुंचकर देखता है शैल पलंग पर लेटी है। 15 दिनों में वह बहुत कमजोर हो गई है। शैल ने देखा तो ऐसे स्वर में बोली जिसमें जीवन का कोई लक्षण ही न था, बाहर ही बैठो निर्मल, मेरे कमरे में मत आओ। अब तो कफ में बुरी तरह खून निकलने लगा है। निर्मल दरवाजे पर ही ठिठक गया। बड़ी बेबस निगाहों से उसने एक बार शैल की ओर देखा तो महसूस किया मानो शैल का मौन चीख चीख कर कह रहा हो, तुम्हें रोकना मेरा फर्ज था, मैंने रोक दिया, पर तुम्हें तो इस तरह ना रुकना चाहिए इतना। 15 दिन बाद आए हो, क्या एक बार भी अपनी प्यार भरी अंगुलियों से मेरे बालों को नहीं सहलाओगे? उसका मन होता है कि भीतर चला जाए, शैल को सीने से लगा ले, पर वह जहां का तहां रह जाता है, मौन, निरुत्तर। शैल की आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। वह नजर फेर लेती है। निर्मल का मन बुरी तरह कचोट उठता है। तभी मम्मी आ जाती है। बाहर खड़ी खड़ी वे तबीयत का समाचार पूछ लेती है, उसकी आवश्यकता और सुख सुविधा की बात पूछ लेती है। फिर कहती है, शैल, बिन्नी और पप्पू आए हैं, रो रो कर घर भर दिया है, कहते हैं दीदी को देखेंगे, हार कर लाना ही पड़ा, बाहर खड़ा कर आई हूं, तुम जरा खिड़की से सिर निकालकर दिखा दो, उन्हें तसल्ली हो जाए। बच्चों के स्नेह की बात सुनकर शैल की आंखों में आंसू
ठुलक पड़ते हैं। वह खिड़की से मुंह निकालती है, हाथ हिलाती है। उसके बाद उसका चेहरा भाव शून्य हो जाता है। वह न मम्मी की ओर देखती है न निर्मल की ओर। मम्मी फिर आने का आश्वासन देकर चल देती है। निर्मल अजीब सी घुटन महसूस करता है। शैल उसे 15 दिन बाद आने के लिए उलाहने और मौन भाव से स्वीकार कर लेती है। बात बात पर मचलने, रूठने और मुंह फुलाने वाली शैल की यह मौन स्वीकृति निर्मल से जैसे बर्दाश्त नहीं होती। पर जब वह सोचता है यदि शैल इस लंबी अनुपस्थिति का कारण पूछ बैठे तो उसके पास क्या उत्तर है। अपने मन के चोर से वह स्वयं भयभीत है। वह स्वयं उससे अनजान ही बना रहना चाहता है। शैल को बताने की बात उठती ही नहीं। उचित सच्चाई के अभाव में शैल के मौन से उसे व्यथा के साथ साथ कुछ राहत भी मिलती है। शैल की नजरों से अपने आप को चुराती हुई उसकी नजर बगल वाली दीवार में कैलेंडर पर जा टिकती है। वह देखता है कैलेंडर में से फरवरी, मार्च और अप्रैल के पन्ने फाड़कर मई का पन्ना निकाल कर रखा गया है और 23 तारीख के चारों ओर लाल पेंसिल से गोला बना रखा है। उसका मन तड़प उठता है। वह चाहता है शैल बोले, पर शैल बोलती नहीं। उसका मौन तोड़वाने के लिए अपनी सारी शक्ति बटोर कर निर्मल कहता है, शैल, पिताजी का पत्र आया है। लगता है ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना ही होगा। शैल सुनती है, पर ना उसके चेहरे पर कोई विकार उत्पन्न होता है, ना उसका मौन ही टूटता है। अपने आप को बड़ी कुशलता से बचाते हुए निर्मल शैल से कहता है, तुम सो जाओ शैल, अधिक देर बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अधिक बात करने के लिए शायद तुम्हें मना किया होगा। ठीक है, तुम चुप ही रहो, मैं भी चला। और देखो, समय समय पर अपनी तबीयत के समाचार देती रहना। ना हो तो मम्मी से खत लिखवा लेना। फिर अत्यंत स्नेह से कोमल स्वर में बड़े आग्रह से उसने पूछा, खबर भेजोगी ना? स्वर की इस आर्द्रता ने अनायास शैल के हृदय में मौन गुप्त तारों को झंझना दिया। उसकी भावहीन आंखें एक क्षण निर्मल महसूस करता है, जैसे वह बहुत बड़ा झूठ कहता हुआ पकड़ लिया गया हो। पर निर्मल में इतना साहस न था कि वह उसका सामना कर सकता। हाथ हिलाया और जल्दी से मुड़ गया। आते समय उसके कदम शिथिल और भारी हो रहे थे। लौटते समय उतनी स्फूर्ति के साथ वह चला जा रहा था। वह उस कमरे से काफी दूर आ गया था, फिर भी उसे लगता है जैसे खिड़की में से झांकते 2 आंसू भरे व्यथित नयन उसकी पीठ में चुभे जा रहे हैं। वह सीधा रास्ता छोड़कर अकारण ही मुड़ जाता है। मिस्टर वर्मा के चेहरे पर अपनी कहानी की प्रतिक्रिया देखने की उत्सुकता में मिसेस वर्मा ने मिस्टर वर्मा की ओर देखा। वर्मा साहब की दृष्टि कहानी के पन्नों पर टिकी हुई थी और उसके ललाट पर 2 सिलवटें पड़ी हुई थी, जिसका कारण शायद चश्मे की अनुपस्थिति थी। पति को अपनी कहानी में यूं डूबा हुआ देखकर मिसेस वर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता की आभा छलक पड़ी। उन्होंने कहा, देखो, इस पत्र को ध्यान से सुनना। यह लीला का अपने पति के नाम अंतिम पत्र है। फिर स्वर में चैलेंज का पुट लाकर बोली, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पत्थर दिल वाला आदमी भी इसे पढ़कर बिना पसीजे नहीं रहेगा। पर मिस्टर वर्मा कानों में पत्र शब्द के अतिरिक्त मिसेस वर्मा का कोई और शब्द नहीं पहुंचा। मिसेस वर्मा ने पत्र पढ़ना आरंभ किया, लेकिन मिस्टर वर्मा की धुंधली आंखों के सामने एक और अस्पष्ट सा पत्र उभर आया। धीरे धीरे पत्र का एक एक शब्द स्पष्टतर होता गया। प्रिय बेटा निर्मल, समझ नहीं पा रहा हूं कि यह पत्र तुम्हें कैसे लिखें, पर लिखे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। शैल की हालत तो जैसी तुम छोड़कर गए थे वैसे ही है, पर डॉक्टरों का कहना है कि यदि 23 तारीख को किसी भी तरह शैल की शादी कर दी जाए तो शैल के अच्छे हो जाने की संभावना है। इस स्थिति में शैल से विवाह करने की बात कहते हुए बड़ा संकोच होता है। किस मुंह से कहूं, पर बेटी की प्राणों का मूल्य कहने को मजबूर कर रहा है। एक दिन शैल का जीवन
तुम्हारे हाथों में सौंपने का निश्चय किया था, पर आज भी तुम्हारे ही हाथों में है। चाहे बचा लो, चाहे खो दो। बहुत सोचकर कदम उठाना मेरे बच्चे। एक निर्दोष बच्ची और बेबस बाप की आत्मा तुम्हें युग युग तक दुआएं देगी। मिस्टर वर्मा को एकाएक लगा जैसे उनकी सांस रुक रही है। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। वह पत्र विलीन हो गया, पर उसकी जगह एक तार उभर आया जिसमें 23 मई को शैल की मृत्यु होने का समाचार था। मिस्टर वर्मा मदहवास से उठ बैठे और चिल्लाकर बोले, मेरा चश्मा दो। मिस्टर वर्मा की इन सारी हरकतों को अपनी कहानी की सफलता का प्रमाण मानकर मुस्कुराते हुए मिसेस वर्मा ने कहा, बस 4 लाइनें और सुन लो। तुम मेरा चश्मा दो। वर्मा साहब क्रोध से झल्ला उठे। उनका स्वर बुरी तरह भर्राया हुआ था। इस अप्रत्याशित क्रोध को मिसेस वर्मा समझ नहीं पा रही थी। तभी वर्मा साहब चीख पड़े, मैं कहता हूं मेरा चश्मा दो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मिसेस वर्मा के हाथ से चश्मा लेकर उन्होंने कांपते हाथों से अपनी आंखों पर चढ़ाया तो उन्हें ऐसे लगा मानो किसी अतल समुद्र की गहराई में से, जहां केवल अंधकार था और उनका दम घुट रहा था, वे बाहर निकल आए हूं। निश्चिंतता की एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने अपने चारों ओर देखा। सामने मिसेस वर्मा श्वेत साड़ी में लिपटी, चेहरे पर आतुरता का भाव लिए बैठी हैं। पास ही पलंग पर बच्चू निश्चिंत भाव से सो रहा है। लॉन के चारों ओर के पेड़ रुपहली चांदनी में नहाए खड़े थे और उनके अपने छोटे से सुंदर बंगले की दीवार से सटा हुआ रात की रानी का पेड़ उन्मुक्त भाव से अपना सौरभ बिखेर रहा था। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से नई नई कहानियां आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।